हाय स्टूडेंट्स, टॉपिक दिख रहा है आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर बोर्ड पे आपके दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो देखो अगर आपने पहले नंबर सिस्टम वगैरह का भी पढ़ा होगा तो मे बी शायद किसी ने अगर आपको पढ़ा रखा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आता होगा। नहीं तो मैं बहुत ही बिगिनिंग से और बेसिक तरीके से आपको समझाता हूं कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, और क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो आप देखो कि अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताना है, ठीक है, तो जैसे मैंने एक इक्वेशन कंसीडर कर ली, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, ये कोई हमारी इक्वेशन है, हमें साफ दिख रहा है कि ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ओके, जिसमें हमें दिख रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे हैं, रियल। ठीक है, तो आपने लिख दिया कि रियल कोफिशिएंट्स विद रियल कोफिशिएंट। फिर आपने कहा कि आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना आता था, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना है, बी स्क्वायर। बी की वैल्यू तो 0 दिख रही है, तो 0 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए है 1 और सी की वैल्यू भी है 1। ठीक है, तो 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये वैल्यू कैसी आ गई, 0 माइनस 4 का मतलब है -4। तो आपने बोला कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये सारी चीजें हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब आपको पढ़ाया हुआ है क्वाड्रेटिक वगैरह में, 10th क्लास में आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो डी की वैल्यू आपने नेगेटिव रखी, तो आपने कहा कि अगर डी नेगेटिव होता है तो हम लोग इसके रूट्स या सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो कैसे हम बोलते हैं कि इसके इमेजिनरी सॉल्यूशंस आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, या फिर आप बोलते हो इमेजिनरी सॉल्यूशंस होंगे इसके। यही बोलते थे क्वाड्रेटिक में, जितना आप जानते हैं। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा कि अगर वो इमेजिनरी सॉल्यूशंस है तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल अगर -1 है, देन ये मुझे एक्स की वैल्यूज देगा कितना, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट -1। ठीक है, अब आप देखो जो ये टर्म है रूट के अंदर -1, ये वाला, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को, यानी x की वैल्यू जो अपने पास दो वैल्यूज आई है, एक पॉजिटिव रूट ऑफ -1 और एक x की वैल्यू आई है नेगेटिव टाइम्स रूट के अंदर -1। तो मैंने बोला कि हमें जो ये रूट ऑफ -1 दिख रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं, और इमेजिनरी का मतलब फिर आई से डिनोट करते हैं, और इसका नाम है आयोटा। ठीक है, बड़ा फैंसी सा नाम है आयोटा, तो हम इसे आई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अब से आयोटा बोलेंगे। ओके, तो रूट ऑफ -1 इक्वल टू आयोटा। ठीक है, तो आप ये बोलते हो कि ये सारी बातें आपको दिख ही रही है कि कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते थे अगर कोफिशिएंट रियल होते थे। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये रूट ऑफ -1 आयोटा है। तो अभी देखो हमारे पास जो दो रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो रूट्स है इसके वो क्या हो गए आपके, x इक्वल टू ये प्लस आयोटा एंड ये माइनस ऑफ आयोटा, ये रूट्स हो गए इस इक्वेशन के। तो अब अगर हम कुछ डेफिनेशन जैसी बात अगर करते हैं, तो आप बोलते हो कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। ठीक है, जहां पे देखो ये x और y ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों रियल होंगे, x y बिलोंग्स टू रियल, और आयोटा आपने जान ही लिया कि आयोटा का मतलब कितना है, अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, कोई भी नंबर जो इस तरह का दिखेगा, x प्लस आयोटा y जैसा दिखेगा, और एक्स वाई कैसे होंगे, रियल होंगे, आयोटा की मीनिंग रूट ऑफ -1। ठीक है, इज कॉल्ड इमेजिनरी, या फिर हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है,
तो ऐसा हम कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कितने भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि 2 + 3 आयोटा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 7 - 5 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिंपली मैंने लिख दिया 3 आयोटा, या फिर लिख दिया -1 - 2 आयोटा। तो ये सारे कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। हाँ, कैसा भी हो सकता है नंबर, जैसे मैंने लिख दिया ये √2 - 3 आयोटा, या फिर √7 + √2 आयोटा। ये सारे कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो बात समझ में आ गई ना। सिंपली हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्लास 10th वगैरह में पढ़ा हुआ था। तो और हमने क्या किया, एक इक्वेशन कंसीडर करी है x² + 1, उसके रूट्स निकाले। तो रूट्स प्लस माइनस √1 आए, -1 आए। तो √-1 को हमने नाम दिया, ये इमेजिनरी नंबर है, आयोटा इसको नाम दिया है। और इस तरह से हमने डेफिनेशन बनाई है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा x + आयोटा y के फॉर्म का दिखेगा, जहां पे x और y की वैल्यूज कैसी हुआ करेंगी? रियल वैल्यूज हुआ करेंगी, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल्स भी हमने लिख लिए हैं। ओके, अब देखो जो नोटेशन है इसका, वो हम लोग कुछ कैपिटल जेड से इसको डिनोट करते हैं। तो आप लिख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे, और कुछ ऐसा लिखेंगे। तो अपने ये बात लिख दी, डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, ठीक है। कैपिटल जेड से डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, जैसे इन जनरली लिखा मैंने, तो z = x + आयोटा y, ठीक है, ऐसा लिख दिया, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो आप कि z = 2 + 3 आयोटा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कैपिटल जेड से लिख दिया, ठीक है। ओके, अब देखो कि कुछ एक पॉइंट्स है जो आपको नोट रखने हैं, याद करके रखना है। नोट में आपने लिख दिया इसको। तो वो पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि आपने बोला कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा है मैंने, यानी x + आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पे आपने सारी बातें बता दी है। x और y रियल हैं, और आयोटा का मीनिंग है √(-1). तो आप ये बोलते हो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर z में x को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, और y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। ऐसे नाम आया करेंगे, तो इसलिए हम लोग इनको बहुत क्लियर समझ लेते हैं कि क्या मीनिंग है, किस लिए इनको कैसा बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए, आपने बोला कि अगर मुझे x के बारे में बोलना है तो हम बोलेंगे x इज रियल पार्ट लिखना था। x इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। सिंपली बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z बोल सकते हैं, है ना। z ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसको कुछ ऐसे दिखाते हैं आप, RE ऑफ z ऐसा लिखते हैं, ठीक है। यानी इसे पढ़ेंगे क्या? रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज इक्वल टू x। तो सिमिलरली आप इसको बोलते हैं, y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो इसको कुछ लिखेंगे हम लोग I am यानी इमेजिनरी और पार्ट ऑफ z, दैट इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये नोटेशन आपको मिला करेंगे क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग इसको लिख रहे हैं। तो इसको समझ के चलना है आपको कि
x को हम लोग कुछ आर ऑफ जेड यानी रियल पार्ट ऑफ जेड लिखा करेंगे, y को हम आई एम ऑफ जेड यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखा करेंगे। अब अगर ये दोनों बातें हमें क्लियर है तो देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, ये भी चीजें रहेंगी आगे, कि अगर कोई हमसे ये बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का अगर रियल पार्ट जीरो हो जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का अगर रियल पार्ट जीरो है तो फिर हम उसे कुछ ये बोलते हैं कि दैट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। अगर रियल पार्ट जीरो हो जाएगा तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे वो कैसा है, प्योरली इमेजिनरी, है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए पॉइंट। ठीक है, ये सब मैंने हटा दिया। ओके, तो हम लोग बात ये कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि अगर रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, मीनिंग x की वैल्यू जीरो हो गई है, देन z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, इमेजिनरी पार्ट का मतलब y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो उस समय आप बोलोगे कि z इज प्योरली रियल। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा तो z कैसा बचेगा, रियल, आयोटा कहीं नहीं रहेगा वहां पे, तो प्योरली रियल बोलेंगे। ठीक है, इसे में हम लोग ये लिखते हैं कि अगर नंबर ये लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, तो देखो जीरो को आप ऐसे लिख सकते हो, जीरो प्लस जीरो टाइम्स आयोटा। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जीरो को मैंने जीरो प्लस जीरो आयोटा लिखा है, इसका मतलब है इसका रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, तो हम इसे दोनों ही नाम लेके बोल सकते हैं। तो आप यहां कह सकते हो कि z इज बोथ, z इज बोथ प्योरली रियल as well as purely imaginary। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई बोलता है कि जीरो कैसा नंबर है तो आप उसे ऐसा बोल सकते हो, बता सकते हो कि जीरो को हम जीरो प्लस जीरो आयोटा लिख सकते हैं, यानी वहां पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड दोनों ही जीरो होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी बोल सकते हैं। बात क्लियर हो गई? ओके, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इमेजिनरी पार्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है और रियल पार्ट के बारे में कुछ नहीं भी बताया है, तो हम स्टेटमेंट को ऐसे क्लियर करेंगे, बोला जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट में कि अगर लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल जीरो है, ठीक है, देन आप बोलोगे जेड इज इमेजिनरी। ठीक है, यानी जेड इमेजिनरी रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, जो एग्जांपल्स हम लोगों ने पहले लिखे थे वही सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख रहे हैं स्क्वायर ऑफ
imaginary square of imaginary number can be negative. Square of imaginary number can be negative. ठीक है, तो इसके क्या मीनिंग हुए? तो इसके मीनिंग हम कुछ इस तरह से समझ ले रहे हैं कि अभी तक तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे लिखते हैं, उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट, ये सारी चीजें हमने लिखी हुई हैं। इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो है तो प्योरली रियल कहा जाता है, रियल पार्ट जीरो है तो प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं हम लोग। जीरो को हम लोगों ने ये बोला कि जीरो को दोनों ही टर्म बोले जा सकते हैं, प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। अभी मैंने लिख दिया हुआ है कि इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर कैसा नेगेटिव हो सकता है, तो कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा लिख के देखते हैं। आयोटा की इंटीग्रल पावर्स की वैल्यू लिख रहे हैं, इनकी जरूरत भी हमें पड़ेगी और हमें वैल्यू जो स्टेटमेंट है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो जैसे मैंने कुछ ऐसा लिखा, जैसे हमने ये लिख रखा है कि आयोटा की वैल्यू तो हमें क्लियर है कितनी, अंडर रूट ऑफ -1। तो अगर मैं आयोटा का प्रोडक्ट कर दूं आयोटा से, इसका मीनिंग आयोटा स्क्वायर लिखूं, आयोटा इंटू आयोटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो ये स्टेटमेंट लिखा था हमारा कि स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर कैन बी नेगेटिव, यानी आयोटा स्क्वायर है लेकिन वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, -1। ठीक है, अब अगर मुझे आयोटा क्यूब लिखना है तो आयोटा क्यूब का मीनिंग, मुझे आयोटा स्क्वायर तो पता है, आयोटा स्क्वायर में प्रोडक्ट अगर आयोटा का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 रख दिया मैंने। ठीक है, और एक पावर इंक्रीज करते हैं, आयोटा की पावर 4 लिखा मैंने। आयोटा की पावर 4 का मीनिंग है कि मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर कर दूं, तो -1 इंटू -1 कितना, +1, यानी आयोटा इस पावर 4 वैल्यू कितनी होगी, +1। तो अभी देखो हमने क्या लिखा है कि आयोटा की 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स लिख दी, आयोटा की पावर 1 से लेके 2, 3 एंड 4। अब मैं क्या करता हूं कि और आगे हम लोग बढ़ते हैं और 4 कॉन्सेक्यूटिव और पावर्स लिखते हैं हायर देन 4। ठीक है, चलिए फिर हमें बात और क्लियर होगी कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं और इनकी क्या जरूरत हमें पड़ रही है। तो जैसे मैंने लिखा आयोटा की पावर 5, फिर आयोटा की पावर 6 लिखेंगे, आयोटा की पावर 7, देन लास्ट आयोटा की पावर 8। अब आप देखो मुझे इन वैल्यूज को बताना है, तो अब तो मुझे बहुत ही क्लियर है, अगर ये 4 वैल्यू शुरुआत की मुझे पता है आयोटा की पावर 4 तक की, तो मैं इसे आयोटा की पावर 5 को ऐसे लिख दूं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 तो कितना है, 1 इंटू आयोटा तो कितना हो जाएगा, आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर 6 लिखना है, तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 हर बार 1 लिख रहे हैं हम लोग, और आयोटा स्क्वायर कितना, -1। फिर आयोटा की पावर 7, तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, सब वैल्यूज मुझे पता है, आयोटा की पावर 4 की जगह 1, ठीक है, और आयोटा क्यूब की जगह पे कितना, माइनस ऑफ आयोटा, तो माइनस ऑफ आयोटा, एंड लास्ट आयोटा की पावर 8 को आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 लिखा मैंने, तो 1 इंटू 1 का मतलब 1। इतना करने के बाद आप देखो कि जितनी ये वैल्यूज मुझे दिख रही है, बिगिनिंग की ये 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स एंड जो सेकेंड स्लॉट का 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स है, आप देखो ये सारी वैल्यूज रिपीट हो गई है। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको रिपीट दिख रही है। आप चाहो तो ये तो वही लिखा है ना, रूट ऑफ -1 के मीनिंग तो आयोटा ही है ना, तो आप देखो फर्स्ट दोनों में आयोटा, सेकेंड दोनों में -1, थर्ड दोनों में माइनस आयोटा, फोर्थ दोनों में +1। तो अब अगर हम ऐसे ही कितना भी आगे बढ़ते चले जाएं और वो अगर 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स ऐसे लिखते जाएंगे तो वो वैल्यूज हमेशा कैसी रिपीट होती जाएंगी, यही 4 वैल्यूज आएंगी। अगर हम आयोटा की पावर 9 से फिर कॉन्सेक्यूटिव पावर्स लिखे तो फिर से मुझे यही सारी वैल्यूज, ये 4 वैल्यूज रिपीटेड वाली मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं
कि इसे जनरलाइज कर लेते हैं। इन बेसिक सी वैल्यूज को देखने के बाद मैंने इसे जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज कहने का मीनिंग ये है कि अगर मैंने ये नोटिस कर लिया है कि 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स बार बार रिपीटेड वैल्यू दे रही है, तो देखो मैं इसको हटा दे रहा हूं इस पार्ट को और फिर आगे लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हमें कुछ आयोटा की ऐसे भी सिंपल से आसान से क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें आयोटा के कुछ हायर पावर्स की वैल्यूज निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो हम सेकेंड्स में निकाला करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा मुझे ये सब समझने में, ठीक है। तो जैसे मैंने अब इसे जनरलाइज कर लिया, इन जनरल लिख लेते हैं कि अगर मुझे आयोटा की पावर 4 टाइम्स n, ठीक है, n कोई होल नंबर है, अगर ऐसी वैल्यू बतानी है, अब देखो n की जगह कोई भी होल नंबर लिखेंगे 0 1 2 3, तो हमेशा आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल्स आते रहेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो आपको दिख ही रही है, कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। फिर अगर मुझे ये आयोटा की पावर 4n प्लस 1 जैसा कुछ एक्सप्रेशन मिला है, तो मैंने बोला इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4n टाइम्स आयोटा, तो फिर से आयोटा की पावर 4n तो 1 है और इनटू आयोटा करेंगे तो आंसर मिलेगा आयोटा। बात क्लियर हो रही होगी आपको, इसीलिए हम लोगों ने ये कुछ कॉन्सेक्यूटिव पावर्स आयोटा की लिखी थी 1 to 8 तक की, ताकि हमें आगे अब इन जनरल बात समझ में आ पाए। अभी आयोटा की पावर अगर 4n प्लस 2 जैसा मिलता है, देन मैंने इसे एक्सप्रेस किया आयोटा की पावर 4n टाइम्स आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट देगा कितना, -1। एंड लास्ट अगर आयोटा की पावर 4n प्लस 3, तो इससे मैंने एक्सप्रेस किया 4n आयोटा की पावर 4n टाइम्स आयोटा क्यूब, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है। तो आपको बस ये 4 वैल्यूज यानी ये आयोटा की ये पावर्स जो इन जनरल है, ये बस यही याद रखनी है। अगर ये समझ में आपको आ गई है कि हम लोगों ने कैसे लिखी हुई है, कैसे जनरलाइज किया है, तो अब आयोटा की कितनी भी हायर पावर या कोई भी आयोटा की इंटीग्रल वैल्यूज आपसे पूछी जा रही है, देन आप उसे विद इन सेकेंड्स बता सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो लिखी हुई है, तो इन वैल्यूज को आप एक ये भी नोटिस कर रहे होगे, चाहे वो पहला 4 स्लॉट आयोटा की पावर थे वो देखिए आप, या फिर मैंने ये सेकेंड स्लॉट आयोटा की 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स लिखी थी आयोटा की पावर 5 6 7 8 वाली, इनको आप देखो, या फिर जो मैंने इन जनरल लिखा है, आप इन चारों कॉन्सेक्यूटिव पावर्स की जो वैल्यूज आई है, जो रिजल्ट आया है, अगर हम इनको आपस में ऐड करें तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये हमें क्या आंसर दे रहा है, ये हमें आंसर दे रहा है 0, ठीक है। तो चलिए ये भी नोट कर लेते हैं और इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। ये हटा दूं मैं ऊपर से, तो हमने ये रिजल्ट भी लिख लिया कि अगर कोई भी आयोटा की 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स को हम ऐड करेंगे, देन रिजल्ट इज 0, ठीक है। ये नोट कर लो आप, आयोटा पावर 4n प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 3, ये 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स का सम 0 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। अब अगर आपसे बोला जा रहा है कि कुछ आयोटा की वैल्यूज, कुछ इंटीग्रल पावर्स है उनकी वैल्यूज बतानी है, ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो अगर ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया। जैसे आयोटा की पावर हमें कुछ छोटा सा वैल्यू ले लिया 64, ये लिखना है,
तो आपको करना क्या है, जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म कहने का मतलब है आप हमेशा किया ये करेंगे कि उस वैल्यू को 4 से डिवाइड किया करेंगे। जैसे आपको अभी तो बहुत आसान है, अभी मैं बेसिक सा समझा रहा हूं कि जैसे मैंने 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये कितना 4 इंटू 16 इस तरह हुआ, और प्लस में क्या जीरो कुछ दिख रहा है ऐसा, इसका मतलब है कि जो आयोटा के पास 64 लिखा हुआ है उसे आप ऐसा लिख सकते हो 4 इंटू 16, या प्लस जीरो लिखे या ना लिखे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यानी 4 इंटू एन जैसा हो गया, आयोटा की पावर 4n टाइप का हो गया। अगर ये है तो इसकी वैल्यू कितनी है आपको पता है, 1, ठीक है ना। हाँ, तो अभी आप कितने भी ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हो, तो आपको कुछ ऐसे वैल्यूज मैं बोलता हूं निकालने के लिए। तो मैंने आपको ये बोल दिया कि सिंप्लीफाई करने, ठीक है, आयोटा की इन वैल्यूज को बताना है। आयोटा की पावर 764, सेकंड है आयोटा की पावर 2021, थर्ड है आयोटा की पावर 337, फोर्थ है 1 अपॉन आयोटा की पावर 496, कितने भी लिख सकते हैं। फिफ्थ है आयोटा की पावर 701 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 704 प्लस ऑफ आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 702 प्लस आयोटा की पावर 703, ठीक है। तो आराम से फटाफट सिंप्लीफाई करके बताना है। देखो बात आपको क्लियर हो गई है, सारे ये चारों पांचों पार्ट आप ही को करने हैं, जल्दी जल्दी से आप आंसर बताते जाइए। एक मैं और बता देता हूं, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला मैंने बस आपको कहा कितना है कि वो जो जनरल टर्म हमने लिखा है 4 कंसेक्टिव पावर्स की वैल्यूज लिखी है, फिर उनका सम भी पता है, बस अगर उतना आपको याद है तो आप बिल्कुल सेकंड्स में सारी चीजें बताया करेंगे। जैसे आपको बताना था कि आयोटा की पावर 764, ठीक है, तो आपने क्या किया, मैंने बता ये रखा है कि आप 764 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये डिवाइड होने के बाद क्या बच रहा है, 4 1 जा 4, ठीक है, और यहाँ पे 3, तो 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, ठीक है। तो कुछ 191 टाइम्स ऐसा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ओके। तो आप देखो आप ऐसे लिख सकते हो अब इसको कि ये लिखा था आयोटा की पावर 4 इंटू 191, ठीक है, यानी 4n जैसा ही आ रहा है, तो इसकी वैल्यू तो कितनी होगी 1, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं सोचना है, फटाफट करते जाइए। आ रहा है ना, वेरी गुड, चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हर बार आपको वही काम करना है कि जो भी आयोटा की पावर दी हुई है इंटीग्रल पावर, उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, या तो वो 4 से पूरा ही डिविजिबल हो जाएगा, पूरा ही डिवाइड हो जाएगा, या फिर 4 का मल्टीपल कुछ प्लस 1 बचेगा, 4 का मल्टीपल प्लस 2, या फिर 4 मल्टीपल प्लस 3, कितना आएगा, और वो सारी वैल्यूज आपको डायरेक्टली बताइए, ठीक है। लास्ट वाला देखो तो दिख ही गया होगा लोगों को, जो लोग थोड़ा सा ध्यान से काम करते हैं। लास्ट वाला यानी फिफ्थ वाला आपको मैंने यूं लिखा हुआ था, आप तो नोटिस कर लो कि जो भी आपको बोला गया है
उसमें आयोटा की 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स भी हैं, यानी 701 प्लस आयोटा की पावर 702 प्लस आयोटा की पावर 703 भी है और प्लस आयोटा की पावर 704। ये 4 आयोटा की कॉन्सेक्यूटिव पावर्स ऐड हो रही हैं। फिर इसके बाद एक आपके पास है कितना आयोटा क्यूब दिया हुआ है और एक है आयोटा की पावर 7। तो आपको देखो इन 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स को तो निकालना नहीं है, क्योंकि इनका तो आपको स्टैंडर्ड पता है, रिजल्ट पता है, याद ही रह रहा है आपको कितना 0। तो अब बचा कितना इन दो पावर्स की वैल्यू। तो आयोटा क्यूब भी तो आपको पता है कितना माइनस टाइम्स आयोटा, ठीक है। और आयोटा की पावर 7 कितना, आयोटा की पावर 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी सारी वैल्यूज आपने निकाली थी। तो आयोटा की पावर 7 का मतलब है कि कुछ आप इसको लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब फिर से कितना आएगा माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है ना भाई। भाई आप ऐसे लिख रहे हो ना, जल्दी जल्दी से आप क्या करिए, आयोटा क्यूब था, आयोटा की पावर 7 को आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा क्यूब ऐसे लिखा आपने, ठीक है। तो 1 इंटू आयोटा क्यूब तो 2 टाइम्स आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू -1, ठीक है। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस ऑफ आयोटा, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स आयोटा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे कितने भी वैल्यूज अब आप बता सकते हैं अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। देख लीजिए कोई भी दिक्कत किसी को भी लग रही है, किसी भी तरह का डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। हो गए सारे आंसर्स आ गए सबके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग में लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग में आप लिखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने में कुछ खास ऐसा है नहीं। हम लोग जैसे सिंपल किसी ऑर्डर पेयर नंबर्स हमें कोऑर्डिनेट प्लेन में जैसे हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बताए जाते थे, वैसा ही रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का है, बस थोड़े बहुत नाम चेंज हो गए हैं। तो उसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको याद रखना है, और कुछ बहुत खास नया है नहीं, ठीक है। तो अभी आप क्या बोलते हो कि नेक्स्ट हेडिंग में आपने लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा एज ए स्टैंडर्ड मैंने बोल दिया कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इक्वल x प्लस आयोटा y वेयर x y आर रियल एंड आयोटा इज अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। तो आप देखो हम ये बोलते हैं कि z कैन बी represented as ordered pair, ordered pair की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं z ऑफ x, y, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दिया है उसे कुछ आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया हुआ है z इक्वल टू सम 2 + 3 आयोटा, तो आप इसे बोल सकते हो ये लिखा है z ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म 2, 3। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखो ये तो रिप्रेजेंटेशन आपको पहले ही आता था कि अगर कोई पॉइंट P गिवन है तो आप उसे कोऑर्डिनेट प्लेन में उस पॉइंट P को जिसके कोऑर्डिनेट x और y है उसे रिप्रेजेंट करना आपको आता था, अभी भी वही है। बस है क्या कि जो मैंने कहा था कि नाम चेंज हो गए,
तो जो कोऑर्डिनेट प्लेन हुआ करता था आपका, तो अभी जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है उसको हम लोग आर्गन प्लेन बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेन रिक्वायर्ड होता है, जिस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन बोलते हैं या फिर सिंपली कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्लेन है मैं कुछ वैसा बना दे रहा हूं। ये मेरी एक्सेस है एक, ठीक है, ये दूसरी एक्सेस है। ओके, तो जैसे प्लेन का नाम बदल गया है, प्लेन को मैंने क्या बोल दिया कि कौन सा प्लेन है ये, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है या फिर कौन सा है, आर्गन प्लेन है, और हम इसे बोलते हैं आर्गन प्लेन। ठीक है, तो उसी तरह से हमारी इन एक्सेस के नाम भी बदल गए हैं। जैसे हम पहले इसे हॉरिजॉन्टल वाली इस एक्सेस को क्या बोलते थे, एक्स एक्सेस, तो अभी हम इसे बोलते हैं रियल एक्सेस, इसे हम लोग बोलते हैं रियल एक्सेस। और इस वर्टिकल को वाई एक्सेस बोलते थे, तो अभी हम इसे बोल रहे हैं ऑब्वियसली इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है, तो बात बहुत क्लियर है कि फिर से ये पॉइंट वही 0। ठीक है, अगर मुझे ये पॉइंट रिप्रेजेंट करना था तो मैंने कहा कुछ ऐसा होगा, जेड ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में एक्स कोमा वाई, ऐसे लिख लिया, तो ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो किसी भी गिवन पॉइंट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल जो लिखा था कि z इक्वल टू 2 प्लस ऑफ 3 आयोटा, तो आपको अगर कोई बोलता है कि इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करके बताओ, तो अभी बहुत क्लैरिटी है हमें कि जिस तरह से हम लोग ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते थे वैसा ही करते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये मैंने एक्सेस बना दी। ठीक है, रियल और इमेजिनरी एक्सेस है अपनी, इमेजिनरी एक्सेस है और ये रियल एक्सेस है। यहां पे 0 है, तो हमें बस करना है इतना है कि कुछ यूनिट वाइज पॉइंट लिख देते हैं, 1 2 3 4। सिमिलरली वाई एक्सेस पे भी लिख देते हैं 1 2 3, और भी लिख सकते थे अगर हमारे पास जगह है तो। ओके, अभी देखो आपको कैसे दिखाना है, एक्स एक्सिस पे कितना 2 यूनिट एंड वाई एक्सेस पे 3 यूनिट। तो आप एक्स एक्सेस पे ये 2 यूनिट गए, ठीक है, एक्स एक्सेस पे 2 यूनिट और वाई एक्सेस पे 3 यूनिट। ठीक है, तो एक्स के करस्पॉन्डिंग 3 यूनिट आप चल के जाओगे तो कुछ इस तरह का आपको यहां पॉइंट दिखने लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको यहां पे, तो ये जो भी पॉइंट आ रहा है उसको आपने बोल दिया दैट इज जेड ऑफ 2,3। ठीक है ना, तो इस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक सा था। ठीक है, तो जैसे आपको यह रिप्रेजेंटेशन आने लगा, देन सेकेंड टर्म हम लोग लिखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग में आप लिखो, रिप्रेजेंटेशन हो गया ना क्लियर, बहुत ही बेसिक था, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो अब अगर हमें रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया है तो कॉन्जुगेट टर्म भी बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये आपको हेडिंग में लिखना है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, conjugate of a
कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखो कॉन्जुगेट कहने का मतलब होता है कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा, लेट z इक्वल x प्लस आयोटा y, ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, b कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देन कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ z बार से, तो मैंने लिख दिया देन z बार इज कॉन्जुगेट ऑफ z। अब देखो नोटेशन तो मैंने लिख दिया कि z बार से डिनोट करते हैं, लेकिन मीनिंग समझना है, तो मीनिंग में सिंपली हम ये बोलते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली इतना होता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम इमेज लिख लें, इमेज बना लें, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, ठीक है। तो जैसे आप ये दोबारा बना लो, मैं ये डायग्राम मेरे पास बना हुआ है, आप दोबारा बना लो कि आपने ये बना लिया, रियल एक्सिस बनाई, इमेजिनरी एक्सिस, और आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर z आपने ऑर्डर्ड पेयर की तरह रिप्रेजेंट कर लिया। तो मैंने बोला है कि इमेज कॉन्जुगेट की मीनिंग क्या है, इमेज ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। तो अगर मैं रियल एक्सिस को मिरर की तरह देख रहा हूं, ये रियल एक्सिस हमारा अगर मिरर की तरह है, ठीक है, तो z की ये मिरर इमेज कुछ ऐसे दिखेगी इस साइड पे, कहां पे, इस क्वाड्रेंट में दिख रही होगी उतनी ही डिस्टेंस पे। तो अब ये जो इमेज है, ये इमेज ये कहलाती है z बार, और ये इमेज क्या हो जाएगी, x की वैल्यू, x की वैल्यू तो वही रहेगी पॉजिटिव, लेकिन y की वैल्यू कैसी होगी, प्लस y से माइनस y, यानी माइनस टाइम्स y। तो ये इसकी इमेज मिल गई। तो आपको साफ पता चल रहा है कि मैं अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेज भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है। तो z बार अगर मुझे लिखना है तो वो साफ दिख रहा है, कैसे लिख सकता हूं, x और प्लस आयोटा टाइम्स, और y की जगह पे आ गया है माइनस ऑफ y, एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है x माइनस आयोटा y, ठीक है। तो ये आपका z बार हो गया। तो आपको अगर स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो कि मैंने बोला ये है conjugate of any complex number is the image of that number with respect to real axis। ये स्टेटमेंट है, ये एग्जैक्टली डेफिनेशन है कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे कॉन्जुगेट लिखना है तो रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसकी हम मिरर इमेज लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हमसे पूछा जाए कि z बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ z बार क्या होगा, तो हम कह सकते हैं उसका कॉन्जुगेट फिर से क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि z एंड z बार, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट हटा दे रहा हूं, z एंड z बार बी द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, है ना, यही मीनिंग हुआ। z का कॉन्जुगेट z बार है और z बार का कॉन्जुगेट z है, तो आपने ये स्टेटमेंट लिख दी, z एंड z बार बी द conjugate of each other, ठीक है। तो कॉन्जुगेट के मीनिंग आपको समझ में आ गए। अब फटाफट आप लिख सकते हो कि जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पता है तो देन डायरेक्टली उसका कॉन्जुगेट आपको लिखना है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो सब क्लियर है, बट हमें डायरेक्टली लिखना है तो हम क्या करेंगे, क्या कि आयोटा को माइनस ऑफ आयोटा से रिप्लेस कर दिया करेंगे।
ठीक है, देन उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो आपने कुछ यूं लिख लिया कि जैसे आपको 3 + 4 आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, देन इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, देन जेड बार इज इक्वल टू कितना, 3 - 4 आयोटा। बात क्लियर है? जैसे अगर आपने लिखा कि कोई कॉन्जुगेट नंबर दिया हुआ है √2 - आयोटा, ठीक है, तो आप इसका कॉन्जुगेट लिखोगे जेड बार इक्वल टू √2 + आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट क्लियर हो गया? ठीक है, देन कॉन्जुगेट के बाद अब हम लोग लिखते हैं एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, नंबर सिस्टम में ही पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, एक तरह से माने तो वैसे तो अलग बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन नंबर सिस्टम में हमें सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन जैसा बोला जाता है। हम्म। हाँ, वो रिलेशन आप लिख सकते हो, है ना, हम लोग नाम ही है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऑब्वियसली नंबर सिस्टम में भी डिस्कशन करते ही करते हैं। जैसे बात ये हो रही है कि हम लोगों ने जब भी नंबर सिस्टम के बारे में कभी भी पढ़ा होगा तो कुछ एक हम लोग ये रिलेशन लिखते थे सारे नंबर्स के बीच में, कौन किसका सबसेट है, कुछ ऐसा लिखते थे। जैसे आप ये लिखते थे कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, एंड इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो अभी आप इसको बढ़ा सकते हो और बोल सकते हो कि रियल नंबर इज सबसेट ऑफ दिस सिंबल, ये सिंबल बोला जाता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ऐसे आप बढ़ा सकते हो। ये रिलेशन है आपका कि ये सारे ही नंबर एग्जैक्टली बोले तो सबसेट हैं किसके, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। दिस सिंबल मीनिंग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं लिख देता हूं, इस सिंबल के मीनिंग है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ओके। हाँ, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, एंड इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल इज सबसेट ऑफ रियल। फाइनली हमने अब बढ़ा दिया इसे रिलेशन को, कहा कि रियल इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो नेक्स्ट हेडिंग में मैंने बोला है कि हमें लिखना है एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखो एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक और बात है कि जैसे आप ये पॉइंट सबसे पहले लिख लो नोट में, जैसे बहुत क्लियर समझ के रखना है कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं कहने मतलब मीनिंगलेस है, ठीक है। तो मैं यही बात नोट में आपको लिखा रहा हूं कि कंपैरिजन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज मीनिंगलेस,
कोई मीनिंग नहीं है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करने का। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सब हम नहीं बता सकते हैं, है ना, बिकॉज दे आर इमेजिनरी नंबर्स। तो जब तक कि हमें ये नहीं पता होगा किसी नंबर्स के बारे में कि कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम उन्हें बड़ा छोटा या ये सारी चीजें नहीं डिस्कस कर सकते हैं, है ना। आयोटा हमें पता नहीं है आयोटा की कैसा नंबर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो तो इमेजिनरी नंबर है। तो मैंने यही बात लिख दी है, आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो देन हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2 और Z1 इज लेस देन Z2। ठीक है, ये दोनों ही तरह की बातें करना मीनिंगलेस है। दोनों ही तरह की बातें अगर डिस्कस करते हैं तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात तो क्लियर हो गई ना कि जैसे एज एग्जांपल हमें कोई बोलता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर देता है और कहता है कि आप बता दो कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम ये नहीं बता सकते। हम उसको बोलेंगे कि ये मीनिंगलेस है, ऐसा डिस्कशन बड़ा छोटा नंबर हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। जैसे बात ये हो रही है कि अगर आपको कुछ ऐसा लिखा है कि फाइंड ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आपको बोला गया है और ये रिलेशन दिए गए हैं 3 प्लस ऑफ 4 आयोटा इज ग्रेटर देन 3 माइनस ऑफ √2 आयोटा। दूसरा रिलेशन मैंने दे दिया 2 प्लस ऑफ 5 आयोटा इज ग्रेटर देन √2 माइनस ऑफ √3 आयोटा। ठीक है, तो कोई अगर बोल रहा है कि ये दोनों रिलेशन ट्रू या फॉल्स कैसे लिखे हैं, तो आप बोल दोगे कि ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो हम इसमें ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स डिस्कशन करना कैसा है, मीनिंगलेस है, ये नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हाँ हम ये काम कर सकते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो हम उनमें रिलेशन बताएंगे कि वो इक्वल कब होते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा। बाकी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है ये सब डिस्कशन नहीं किया करेंगे। ठीक है ना, तो ये बात और हम लोग लिखते हैं कि जैसे मैंने ये बोला कि एक पॉइंट आप ये लिख लो कि इफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू Z2, ठीक है, ऐसा दिया है। और Z1 जैसे मेरे पास दिया हुआ है कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है सम कुछ x1 प्लस आयोटा टाइम्स y1, ठीक है, एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज x2 प्लस आयोटा टाइम्स y2। ठीक है, तो आप बोलोगे कि कुछ ऐसा दिया हुआ है कि x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल x2 प्लस आयोटा y2। दो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हुए हैं, तो only possible if x1 equal x2 होगा और y1 equal y2 होगा। ठीक है, यानी आप बोलोगे कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ तभी
इक्वेट हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट दोनों के इक्वल हैं और दोनों के ही इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। ठीक है ना, बात क्लियर है ना? तो ये आपको याद रखना है, इसका यूज भी आएगा। और अभी हम लोग आगे लिखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा के मीनिंग आपको पता है, वही सम करना, मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, यही अलजेब्रा है। तो यही अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे अप्लाई होती है उसको हम लोग देख ले रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई ना कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना तो मीनिंगलेस है, लेकिन कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूं इस फॉर्म में भी, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, यही हमारी स्टेटमेंट है। तो Z1 एंड Z2 कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है ना? ओके, तो अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एडिशन। ठीक है, अलजेब्रा में सबसे पहले एडिशन। तो फिर से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लेते हैं कि लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 और Z2 हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वेयर Z1 इज x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज x2 प्लस आयोटा y2। तो सिंपली अगर हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो Z1 प्लस Z2 सम भी क्या आएगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसका मतलब है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी फॉर्म किसमें? x प्लस आयोटा y जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप करोगे क्या कि जब इनको आप ऐड करोगे, जैसे आपने लिखा x1 प्लस आयोटा y1 का सम किया आपने x2 प्लस आयोटा y2 के साथ, तो आप रियल पार्ट दोनों के आपस में ऐड कर दोगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट ऐड करोगे। ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दोनों का एडिशन वो मिलेगा कुछ x1 प्लस x2। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस ऑफ y2। ठीक है, तो आप देखो जो रिजल्ट है Z1 प्लस Z2 का वो भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, वो भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स का, उसके फॉर्म में ये लिखा है कुछ x प्लस आयोटा y जैसा। ठीक है ना? तो हर बार आपको जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा यूज कर रहे हैं तो हर बार आपको करना क्या है कि आप चाहे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, तो फाइनली हमें अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम उसे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म यानी x प्लस आयोटा y के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है ना? ओके, ठीक, नोट कर लीजिए। एडिशन एक ही बात है, बस अगर मुझे दो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही जैसी बातें हैं। अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो जैसे Z1 माइनस Z2 लिखना है तो हम क्या करेंगे? दोनों के रियल पार्ट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को। ठीक है, हो गया? नोट करिए। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेते हैं। हाँ, इतना ही है अलजेब्रा में। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इतनी है, प्रोडक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। ठीक है, नोट करिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।